हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ घर पर सभी अच्छे होंगे। बच्चों, 10th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने आवेश के बारे में पहले बता दिया है। आवेश उत्पन्न करने की विधियां, आवेशन की विधियों के बारे में हमने बता दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश के मात्रक के बारे में तथा आवेश के गुणधर्म के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं आज आवेश की मात्रक में और आवेश के गुणधर्म के बारे में। इन दो टॉपिकों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिसका नाम है माहिसा फिजिक्स। इस ग्रुप की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से आप लिंक पर जाकर सीधा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको फ्री में नोट्स मिल सके। मेरी 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं, क्लास तीसरी है। तीनों क्लासों के नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9602980719। उसमें अपना नाम, अपने स्कूल का नाम मुझे भेजिए ताकि मैं आपको तुरंत आपको नोट्स डाल सकूं। जितना भी मैंने क्लासें ले ली हैं उनके सारे नोट्स आपको पहुंच जाएंगे। चलते हैं अपने क्लास की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि आवेश के मात्रक क्या होते हैं, उसके बाद में देखेंगे आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। चलते हैं बच्चों। जी, हमने आवेश को डिफाइन कर लिया है, आवेश की हिस्ट्री के बारे में जान लिया है, आवेश के किस प्रकार से हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं ये भी हमने देख लिया है। अब हम चल रहे हैं आवेश के मात्रक के बारे में। देखो, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक वो होता है हमारा कूलाम। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। आवेश का, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम, जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल सी से। एक्चुअल में होता क्या है, देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा आई बराबर होता है हमारा क्यू बटे टी। विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है? क्यू बटे टी, आवेश बटे समय। अगर हम यहां से क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्यू इक्वल टू कितना आएगा? आई इंटू टी। अब आई क्या चीज है? हमारी विद्युत धारा, और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है हमारा एम्पियर। और टी क्या चीज है? टाइम। और समय का जो ऐसा ही मात्रक होता है हमारा सेकंड। तो यहाँ पर आवेश का जो मात्रक हुआ कूलाम, वो किसके इक्वल हुआ? एम्पियर इंटू सेकंड की। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश का जो मात्रक हुआ वो क्या हुआ हमारा? एम्पियर इंटू सेकंड। और एम्पियर इंटू सेकंड को हम क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कूलाम बोलते हैं। तो बच्चों समझ में आया? आवेश का मात्रक ऐसा, आवेश का ऐसा ही मात्रक, चार्ज का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम, जो किसके इक्वल होता है हमारा? एम्पियर इंटू सेकंड के। अब बात करते हैं हम आगे आवेश के सीजीएस मात्रक के बारे में। इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है हमारा स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, या फिर इसे हम बोलते हैं ईएसयू, या फिर इसे बोलते हैं अपन फ्रैंकलिन। बच्चों सुनिए ध्यान से, आवेश का ऐसा सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम, ईएसयू, या फिर इसे क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। और फ्रैंकलिन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एफ आर से। यहां पर एक कूलाम में, अच्छा पहले तो हम ईएसयू का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ईएसयू इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टेट कूलम बोलो, चाहे आप एसी बोलो, चाहे फ्रैंकलिन बोलो, ये आवेश के क्या है? सीजीएस मात्रक हैं। और एक कूलम में हमारा होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम होता है, या ईएसयू होता है। एक कूलम में कितना होता है? 3 इंटू 10⁹ ईएसयू बोल सकते हैं, या फिर इसे हम फ्रैंकलिन बोल सकते हैं, या फिर इसे हम स्टेट कूलम बोल सकते हैं। जैसे क्या बोल सकते हैं अपन? स्टेट कूलम बोल सकते हैं। अब हम आवेश के अन्य मात्रकों की बात करेंगे। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है
सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है हमारा फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा? हमारा फैराडे। और एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते। बच्चों एग्जाम में सीधा ही पूछा जाता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? फैराडे होता है हमारा। और एक फैराडे में कितने कूलाम्स होते हैं? 96,500 कूलाम होते हैं। इसका अन्य मात्रक भी होता है, इसका एक अन्य मात्रक होता है जिसे हम ईएमयू बोलते हैं। एक अन्य मात्रक क्या है इसका? अन्य मात्रक जिसे हम क्या बोलते हैं? ईएमयू। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक ईएमयू में हमारे 10 कूलाम होता है। एक ईएमयू किसके बराबर होता है? हमारा 10 कूलाम के इक्वल होता है। एक ईएमयू क्या होता है? हमारा 10 कूलाम के इक्वल होता है। तो इस तरह से बच्चों ये क्या होती है? आवेश की ऐसा यूनिट होती है। अगर हम इसकी बात करें विभव की, ये क्या होती है हमारी? आवेश। आवेश हमारा अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। और इसकी जो विभव होती है, विभव होती है वो होती है हमारी m0 l0 t1 a1। कैसे आई वो देख लेते हैं। 1 कूलाम इक्वल टू कितना होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। अभी देखा था हमने यहाँ पर। एम्पियर की विमा क्या होती है? A1। सेकंड की विमा क्या होती है? T1। यहाँ पर द्रव्यमान और दूरी है नहीं तो उसकी विमा क्या हो जाएगी? m0 और l0। ये किसकी विमा निकल के आई? हमारी आवेश की विमा निकल के आई। तो ये बच्चों यूनिट्स होती हैं आवेश की। इसके बाद में हम चलते हैं आवेशों के गुण के बारे में, तो वो देखेंगे अपन। जी बच्चों, बात कर रहे हैं आवेश के गुणों के बारे में। आवेश के क्या क्या गुण होते हैं देखते हैं। आवेश के क्या क्या गुण होते हैं सबसे पहले बात करेंगे। और बच्चों देखो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा सकें। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो भी क्लास आप पढ़ रहे हैं उस क्लास को पूरा पढ़ें, तभी समझ में आएगा। पूरी क्लास पढ़े यहाँ पर। और जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसी के मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, उन नोट्सों को पढ़ें। कोई भी डाउट हो तो मैंने जो भी ग्रुप बताया हमारा माही सर फिजिक्स के नाम से, माही सर फिजिक्स के नाम से, इसमें उस क्वेश्चन का फोटो खींच करके मेरे को अपलोड कर दें। मैं आपको दोबारा से उसकी उसको प्रॉब्लम पर आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। चाहे मैंने पढ़ा चुका हूं उनमें उस कंसेप्ट में से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर अदर का बाहर का क्वेश्चन हो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरे को यहाँ पर भेज सकते हैं। मैं आपके सारे आंसर दूंगा, उसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। या फिर अब तक जो भी मैंने पढ़ाया उसमें से कोई चीज समझ में नहीं आई हो, उसको मेरे को बताओगे आप, तो मैं उसको भी दोबारा से क्लियर करा दूंगा। तो आप इसके गुणधर्म क्या होते हैं देखते हैं अपन। बच्चों, हमने आवेश को डिफाइन किया था। आप मेरी पहली क्लासों को देखो तो मैंने वहां पर डिफाइन किया था आवेश को। आवेश क्या होता है? द्रव्य का या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह सूक्ष्म उदासीन कणों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर हम पहला जिसका जो गुणधर्म है वो देखिए। पहला गुणधर्म क्या है कि जो आवेश होता है सूक्ष्म कणों को, सूक्ष्म उदासीन कणों को सदैव अपनी ओर क्या करता है? ये आकर्षित करता है। बच्चों, अगर कोई भी वस्तु आवेशित है, कोई भी वस्तु आवेशित है, जैसे मार्ग पर है आवेशित है, तो ये क्या करेगा? हमेशा सूक्ष्म उदासीन कणों को अपनी ओर क्या करेगा? आवेशित करेगा। जैसे मैंने कंघी लिया यहाँ से और अपने बालों को काटा यहाँ से,
बालू में कंघी किया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर रेत मिट्टी के कणों के पास में ले जाऊंगा तो रेत मिट्टी के कण इससे चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जब मैंने इसको बालों में कंघी किया तो इस पर घर्षण के कारण, घर्षण विधि पढ़ी है ना हमने आवेशन की, तो घर्षण के कारण इस पर क्या आ गया, आवेश उत्पन्न हो गया। इसी आवेश के कारण ये क्या कर रहा है, सूक्ष्म कणों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो कोई भी आवेशित वस्तु है, पहला गुणधर्म है आवेशों का, कोई भी आवेशित वस्तु है तो वो सूक्ष्म उदासीन कणों को हमेशा सदैव क्या करेगी, आकर्षित करेगी। दूसरा, पहले ही बता चुका है मैंने, आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश, धनावेश और ऋणावेश, दो प्रकार के आवेश होते हैं। हमने पहले इसको क्या कर लिया है, देख लिया है। तीसरा जो गुणधर्म है इसको भी हमने देख लिया है, इसको प्रयोग के द्वारा देखा था हमने कि समान प्रकृति के आवेशों में, समान प्रकृति के आवेशों में या फिर समान प्रकृति के आवेशों से आवेश वस्तुओं में सदैव क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। सदैव क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान प्रकार के इस समान प्रकृति के आवेशों को हमने क्या बोला था, सजातीय आवेश बोला था, सजातीय आवेश बोला था। बच्चों अगर ये चीज आपने नहीं पढ़ी हुई है, सजातीय आवेश या विजातीय आवेश, मैंने पहली वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप वहां जाके वीडियो देखें। और अगर आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरी तरह देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 मिनट 4 मिनट वीडियो देखी, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा, अगर समझ में कोई चीज नहीं आ रही है तो उस चीज को मैंने अगर कहीं पहले समझा रखा है तो आपसे मैं पहले जाने की बात कर रहा हूं, तो आप पहले जाइए, पहली वीडियो की जो मैंने प्लेलिस्ट है उसको ओपन कीजिए, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से आप पहली वीडियो को देखो, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो को देखो, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने सजातीय आवेश क्या होते हैं, विजातीय आवेश क्या होते हैं, आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो उसका थर्ड जो गुणधर्म है वो होता है कि समान प्रकृति के आवेशों में अर्थात सजातीय आवेशों में सदैव क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जबकि असमान प्रकृति के आवेशों में, असमान प्रकृति के आवेशों में सदैव क्या होता है, आकर्षण होता है। सदैव बच्चों क्या होता है, आकर्षण होता है। असमान प्रकृति का मतलब है हमारा विजातीय आवेश। विजातीय आवेश मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या फिर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव होंगे। तो इस गुणधर्म को आप शॉर्ट में से समझ सकते हो कि प्लस और प्लस में सदैव क्या होगा, प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में सदैव क्या होगा, प्रतिकर्षण, और माइनस प्लस या प्लस माइनस में सदैव क्या होगा, आकर्षण होगा। यहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये पॉइंट आपका क्लियर होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गुणधर्म की तरफ। मैंने 3 गुणधर्म बता दिए, चौथा गुणधर्म क्या होता है वो सुनिए ध्यान से आप। चौथा गुणधर्म होता है बच्चों इनका कि जो हमारा आवेश होता है, आवेश होता है वो कैसा होता है, हमारा योज्य होता है। आवेश योज्य होते हैं। ये क्या बीमारी सर, इसे हम योज्यता का बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला कि आवेश कैसे होते हैं, योज्य होते हैं। योज्य का मतलब क्या है, योज्य का मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है कि कोई भी हमारा निकाय है, कोई भी हमारा निकाय है, इसमें हमारे बहुत सारे आवेश हैं, मान के चलो Q1, Q2, Q3, Qn, ऐसे बहुत सारे आवेश हैं इस निकाय के अंदर, बहुत सारे आवेश हैं हमारे। तो अगर मैं इस निकाय का कुल आवेश निकालूं, निकाय का कुल आवेश Q, मान लिया निकाय का कुल आवेश कितना है, Q है, तो कुल आवेश क्या होगा, इन सभी आवेशों की बीजगणितीय योग के बराबर होगा। भैया सीधी सी बात है, इसके अंदर जो भी चीज भरी है अलग अलग है, तो हमको बोले इसके अंदर टोटल क्या है, तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे।
तो टोटल आवेश कितना आएगा इसका, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस कितना आएगा, Qn आएगा। यही होता है हमारा योज्यता। इसका मतलब क्या है, आवेश कैसे होते हैं, योज्य होते हैं, अर्थात किसी निकाय के भीतर, किसी निकाय पर कुल आवेश उसके अंदर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बच्चों दोबारा सुन लीजिए, आवेशों की योज्यता का मतलब क्या होता है कि किसी निकाय पर या किसी निकाय में कुल आवेश उस पर उपस्थित या उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बस आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि अगर जो पॉजिटिव आवेश है तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है और नेगेटिव आवेश है तो नेगेटिव साइन लेना है। जैसे मान के चलो ये एक निकाय है, इसके अंदर +7Q आवेश है, -5Q आवेश है, -2Q आवेश उपस्थित है, +10Q आवेश उपस्थित है। तो मुझे इस निकाय का कुल आवेश चाहिए। तो कुल आवेश, तो योज्यता नियम क्या कहता है कि सभी आवेशों के योग के बराबर होगा टोटल। तो यहां पर कितना होगा, +7Q -5Q -2Q +10Q। तो यहां पर कितना हो गया, 5 और 2 7Q और 7, तो यहां पर टोटल कितना आ गया, +10Q आवेश। मतलब इस निकाय पर टोटल आवेश कितना है, 10Q है, प्लस का, है ना। तो आपको जब भी आप टोटल आवेश निकालें तो वहां पे आपको साइन का ध्यान रखना है, प्लस ऋणात्मक आवेश है या धनात्मक आवेश है। अगर ऋणात्मक आवेश है तो आपको नेगेटिव लेना है और धनात्मक आवेश तो आपको पॉजिटिव लेना है। ये होता है हमारा आवेशों का योज्यता। दूसरा जो हमारा नियम आता है, नेक्स्ट जो नियम है वो होता है हमारा आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आवेशों का क्वांटीकरण आपसे अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, इसको बड़े ध्यान से सुनिए आप कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। क्वांटीकरण का मतलब क्या है, यहाँ पर ये गुणधर्म क्या कहता है, ये गुणधर्म इस बात को कहता है कि जो आवेश होता है वो कैसा होता है, हमारा क्वांटित होता है। क्वांटित होता है मतलब क्या इस बात का, इस बात का मतलब है कि किसी भी वस्तु पर, ये वस्तु है, किसी भी वस्तु पर जो उपस्थित कुल आवेश होता है, कुल आवेश होता है, वो किसी एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो सतत ना होकर कैसा होता है, हमारा विविक्त होता है। सतत ना होकर कैसा होता है, विविक्त होता है। इस लाइन को बड़ी ध्यान से समझिए। आवेशों के क्वांटीकरण से मतलब क्या है कि किसी वस्तु पर जो वैद्युत आवेश होता है वो सतत ना होकर कैसा होता है, विविक्त होता है। विविक्त होने का मतलब है कि उस पर जो टोटल आवेश है वो एक न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। न्यूनतम मान का क्या होता है, एक पूर्ण गुणज होता है। अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना होता है, Ne। इसको समझे बच्चों ध्यान से कि किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो न्यूनतम मान E का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। जैसे कि किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है 1E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है, जैसे इस तरह से हो सकता है। जबकि 0.5E, 0.4E या फिर 1.6E इस तरह से आवेश नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु पर आवेश 1E की फॉर्म में 2, 3, 4E के रूप में हो सकता है। मतलब उसका पूर्ण गुणज होगा, ना कि 0.5E, 0.4 या 1.6 इस तरह से आवेश नहीं हो सकता।
तो ये होता है हमारा आवेशों का क्वांटीकरण। मतलब किसी भी वस्तु पर अगर आवेश है, जितना भी आवेश है वो ई का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा, विविक्त होगा, ना कि सतत। सतत ना होकर के विविक्त। विविक्त होने का मतलब है कि उसमें एक छोटी से छोटी संख्या का क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा, और वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी यहाँ पर, ई है। वो छोटे से छोटा मान कौन सा है, ई है। इसका पूर्ण गुणज होगा किसी भी वस्तु पर आवेश का मान। इसके बाद में चलते, जैसे मान के चलो जैसे इस किसी वस्तु पर जो आवेश है, किसी वस्तु पर आवेश है 1.6 गुना 10 टू द पावर -90 कूलम हो सकता है, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, ई का वैल्यू है। किसी वस्तु पर आवेश 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो सकता है, क्योंकि इसमें कितने का गुणा हो गया, 2 का गुणा हो गया, 2 का गुणा हो गया। किसी वस्तु पर जो आवेश है वो कितना हो सकता है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो सकता है, क्योंकि इसमें कितने का गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है। मतलब इस न्यूनतम मान में किसी संख्या का सदैव क्या होगा, गुणा होगा, सदैव क्या होगा, गुणा होगा। अर्थात किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो इसका क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। तो ये होता है हमारा आवेशों का क्वांटीकरण। मैंने मेरे नोट्सों में इसको लिख दिया है, आप वहां से इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद में अगला जो गुणधर्म आता है वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और वो क्या है, सुनिए ध्यान से आप। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण मतलब गुणधर्म क्या कहता है कि जो आवेश है वो कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहने का मतलब क्या है कि जो आवेश का संरक्षण नियम है, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछ लेता है कि आवेशों के संरक्षण नियम को बताइए। तो आवेशों के जो संरक्षण का नियम है वो क्या है हमारा, कि हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर केवल स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, आवेश संरक्षण नियम के अनुसार ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं अपन कि किसी निकाय का कुल आवेश क्या रहता है हमारा, संरक्षित रहता है। कुल आवेश क्या रहता है हमारा, संरक्षित रहता है। उसका बीजगणितीय क्या होता है हमारा, शून्य होता है। जैसे मान के चलिए, इसको और समझ सकते हैं कि ये हमारा एक निकाय है, इसमें दो आवेश हैं Q1 और Q2। ये इस निकाय में दो पिंड है हमारे, जिन पर Q1 और Q2 आवेश है। अब किसी भी अनुक्रिया के बाद में, किसी भी अनुक्रिया के बाद में, जैसे ये पिंड A है और ये पिंड B है, पिंड A पर आवेश है Q1, पिंड B पर आवेश है Q2। अब किसी भी अनुक्रिया के फलस्वरूप, किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप, या यहाँ से आवेश इस पर चला जाता है, यहाँ से आवेश इस पर चला जाता है, कैसे भी चेंज होके आवेश, इस पिंड A पर आवेश हो गया हमारा Q3 और पिंड B पर जो आवेश हो गया वो हो गया हमारा Q4। तो आवेश का संरक्षण नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया से पहले कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बराबर किसके होगा, अभिक्रिया के बाद कुल आवेश के होगा। दोबारा सुनिए कि किसी भी अभिक्रिया से पहले कुल आवेश किसके बराबर होगा, अभिक्रिया के बाद कुल आवेश के बराबर होगा। ये होता हमारा आवेश संरक्षण नियम। आवेश का गुणधर्म है, आवेश कैसा रहता है हमारा, संरक्षित रहता है। और इसी में मैंने आपको बता दिया आवेशों का संरक्षण नियम। आप इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे चाहे हमारी रासायनिक अपक्रिया हो चाहे हमारी वैद्युत अपक्रिया हो, आवेश सभी में क्या रहता है, संरक्षित रहता है। जैसे एक एग्जांपल लेके और चलते हैं अपन। जैसे अगर बात करें किसकी, नाभिकीय अपक्रिया की, नाभिकीय अपक्रिया की, मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूँ नाभिकीय अपक्रिया का, ये आपको
न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी हम पढ़ाएंगे, नाप के भौतिकी के अंदर पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 15 में है आपका, वहां पर हम इसको पढ़ाएंगे। जिससे यूरेनियम है 92 यूरेनियम 235, इस पर हमने एक न्यूट्रॉन की क्या कराई, बौछार कराई। तो ये चेंज जब ये इसको टक्कर करता है तो ये यूरेनियम 235 से विखंडित हो जाता है। न्यूट्रॉन की बौछार, न्यूट्रॉन की टक्कर किसे कराते हैं, यूरेनियम परमाणु से, तो ये क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। नाभिकीय विखंडन अवक्रिया का उदाहरण है ये। तो ये टूटता किस में हमारा, क्रिप्टन में प्लस वेरियम में। 36 क्रिप्टॉन और 56 वेरियम, प्लस में 3 न्यूट्रॉन निकालता है और प्लस में क्या निकालता है, हमारा ऊर्जा निकालता है। बच्चों सुनिए ध्यान से, यूरेनियम 92 यूरेनियम पर जब हम एक न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं, टक्कर कराते हैं, तो क्रिप्टन और बेरियम में टूट जाता है। साथ में क्या निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ में क्या निकलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ये कौन सी अपक्रिया, हमारी नाभिकीय विखंडन अपक्रिया है। तो यहाँ भी देखते हैं हम कि आवेश संरक्षित रहता है या नहीं रहता है। तो देखो अपक्रिया से पहले ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर टोटल आवेश कितना है, 92 प्लस 0, तो टोटल आवेश कितना हमारा 92 प्रोटॉन के बराबर। और यहाँ पे देखो टोटल आवेश कितना है हमारा 36 प्लस 56, यहाँ तो 0 ही है। तो यहाँ पर भी जो टोटल आवेश है 6 और 6 12, 5 3 8 और 1 9, मतलब 92 प्रोटॉन के बराबर आवेश है। तो आवेश यहाँ भी 92 प्रोटॉन के बराबर है, यहाँ भी जो आवेश है वो 92 प्रोटॉन के बराबर है। तो इसका मतलब आवेश हमारा सदैव क्या होता है, संरक्षित रहता है, चाहे हमारी अपक्रिया कोई भी हो। इसके बाद हमारा गुण आता है, वो आता है हमारा आवेश की निश्चितता। इसके बाद जो गुण है हमारा वो है हमारी आवेश की निश्चरता। निश्चरता का मतलब क्या है कि कोई बॉडी है, ये इस पर कोई आवेश है, अब ये किसी भी अवस्था में हो, चाहे गति की अवस्था में हो चाहे स्थिर अवस्था में हो, इस पर आवेश का मान उतना ही रहता है। एक मिनट देख लेता हूं, वीडियो पॉज तो नहीं हुई जी, चल रही है। आवेश की निश्चितता का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित नहीं होता है उसकी अवस्था के अनुसार, चाहे वस्तु हमारी विराम अवस्था में रहे चाहे हमारी वस्तु गति की अवस्था में रहे। मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश है वो विराम अवस्था में और गति की अवस्था में क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर 10 कूलम आवेश है स्थिर अवस्था में और ये मारकर गति करने लग जाए तो इस पर आवेश का मान चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उसका विशिष्ट आवेश का मतलब है, जैसे ये वस्तु है इस पर कोई आवेश है तो विशिष्ट आवेश Q/m होता है। m यहाँ पर क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो वस्तु का वेग, मतलब वस्तु का वेग बहुत ज्यादा, लगभग प्रकाश के वेग बराबर हो जाने पर, अगर वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, द्रव्यमान चेंज होता है, इसलिए उसका विशिष्ट आवेश क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं, वस्तु पर कुल आवेश अपॉन वस्तु का द्रव्यमान क्या कहलाता है, उसका विशिष्ट आवेश कहलाता है। जबकि उसका आवेश चेंज नहीं होता, विशिष्ट आवेश चेंज हो जाता है। मतलब आवेश की निश्चितता का मतलब कि किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विशिष्ट आवेश क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है कि बहुत ज्यादा वेग होने से उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, और द्रव्यमान परिवर्तन होता है तो यहाँ से विशिष्ट आवेश क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये बच्चों हमारी आज की क्लास थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनदर्शी, पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे, उसके बाद में कूलाम का नियम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों यहाँ तक मैंने जो नोट्स हैं वो आपको डाल दिए हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए।
मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगी, या फिर आप डायरेक्ट जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है वहां से ग्रुप को ज्वाइन करें डायरेक्टली, और मेरे को अपना नाम, अपने स्कूल का नाम सेंड करें, ताकि मैं आपको तुरंत की तुरंत क्या नोट्स प्रोवाइड करा दूं। थैंक यू।